क्लास। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं हिंदी का। आज तीसरा चैप्टर है ये भाषाई कौशल, जिसको हम लोग भाषाई विकार भी कहते हैं। ठीक है, यानी हम दो चैप्टर इसमें शामिल करेंगे, एक भाषाई कौशल और दूसरा भाषाई विकार। यानी भाषाई कौशल क्या है, सबसे पहले समझिए। तो भाषाई कौशल क्या होता है? जो सुनना, पढ़ना, लिखना, ठीक है, और सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भाषाई कौशल कहते हैं। ठीक है, और देखिए कोई भी चीज को आप लोग जो है केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना भाषा कौशल नहीं, बल्कि अगर आप ध्यान पूर्वक अगर सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तभी वो भाषाई कौशल होगा। तो इस चीज को याद रखिएगा, केवल बोलना, ठीक है, सुनना, पढ़ना, लिखना भाषाई कौशल नहीं है, बल्कि ध्यान पूर्वक अगर आप लोग सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं, तभी क्या कहलाता है? भाषाई कौशल कहलाता है। ठीक है, भाषाई कौशल क्या होता है? तो कहता है कि भाषाई कौशल जो होते हैं हमारे व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाते। व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है? जो कि हमारे आंतरिक, बाहरी यानी संपूर्ण को क्या बनाता है? पूर्ण करता है। ठीक है, तो उसको व्यक्तित्व कहते हैं। व्यक्तित्व का मतलब यह नहीं होता है कि आपके जो है दिखावट के आधार पर होता है। व्यक्तित्व का मतलब होता है आंतरिक रूप से भी आप क्या होना चाहिए? अच्छे होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए कि भाषा कौशल जो होता है हमारे व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है और एक योग्यता प्रदान करता है जो हमें दूसरे व्यक्तियों से भिन्न बना सकती है। इसके द्वारा एक साधारण से विचार को भी व्यक्ति उत्तम शब्दावली, सही लय और प्रवाह के इस्तेमाल से बहुत प्रभावशाली बना सकता है। ध्यान दीजिएगा, भाषाई कौशल, देखिए नाम से लग रहा है भाषा के कौशल। कौशल का मतलब होता है क्षेत्र, यानी कौन कौन सा इसके जो होते क्षेत्र होते हैं। तो देखिएगा, लोग समझ लेते हैं केवल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना जो है भाषा कौशल है, लेकिन रियल में यह भाषा कौशल नहीं है। भाषा कौशल तभी कहलाएगा जब आप ध्यान पूर्वक नहीं और सार्थक सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना हो, तभी भाषा कौशल कहलाएगा। यानी जब तक आप किसी भी चीज को ध्यान पूर्वक नहीं सुनते, बोलते नहीं है, पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं है और उसका कुछ सार्थक मीनिंग नहीं आता, तब तो वो भाषा का कौशल नहीं कहलाता है। जैसे हम लोग रोड पर चलते हैं तो बहुत सारी चीज सुनते रहते हैं, तो क्या वो हमारा भाषा कौशल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। ठीक है, भाषा कौशल जो होता है हमारे व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है। यानी मान लीजिए कि आपके बोलने की शैली है, पढ़ने की, लिखने की, ठीक है, और सुनने की शैली अगर अच्छी है, तो इसका मतलब है कि आपका व्यक्तित्व कैसा होगा? प्रभावशाली होगा। सामने वाले भी अगर आपसे बात करेंगे तो फील करेंगे कि एक सभ्य व्यक्ति से बात कर रहे हैं, नहीं, और एक योग्यता प्रदान भी करता है जो हमें दूसरे व्यक्तियों से भिन्न बना सकता है। क्योंकि एक पढ़े लिखे लोग और एक अनपढ़ लोग में यही ना अंतर होता है। पढ़े लिखे लोग जो होते हैं किसी भी चीज को थोड़ा आराम से समझते हैं, सीरियस होकर उसको जानने का प्रयास करते हैं, नहीं, और इसके द्वारा एक साधारण से विचार को भी व्यक्ति उत्तम शब्दावली एवं सही लय और प्रवाह के इस्तेमाल से बहुत प्रभावशाली बना सकता है। एक जिसके पास ज्ञान नहीं होता वह भी बोलता है, उसका भी काम चलता है। एक पढ़े लिखे लोगों का भी काम चलता है, लेकिन अंतर क्या हो जाता है? तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो ध्यान पूर्वक इस काम को करते, भाषाई कौशल जिनके पास होता है, वो अपने सही लय, किस चीज को कब बोलना है, नहीं, कैसे रखना है और कैसे किसी के सामने खड़ा होना है, बैठना है, ये सारा लय और प्रवाह, ये सब इस्तेमाल जो होता है वो क्या कर देता है? आपके भाषाई कौशल को एक प्रभावशाली बना देता है। नहीं, तो आप चाहते हैं कि आपका जो है इस्तेमाल क्या हो, भाषाई कौशल अच्छा हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपको ध्यान पूर्वक नहीं और सार्थक रूप से आपको समझना होगा। करेक्ट है? तो यह है भाषाई कौशल। आइए हम लोग भाषाई कौशल के बारे में और विस्तार से जानते हैं। देखिएगा, जो भाषाई कौशल होते हैं वह जनरली जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो इस क्रम को लोग लिखते हैं LSRW, या जिसे आप बोलते हैं शुभोपली, यही ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, तो ये जो होता है आपका, ध्यान दीजिए, एग्जाम में पूछता है कि भाषा जो होती है वह क्या क्रमबद्ध प्रक्रिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है क्या क्रमबद्ध प्रक्रिया है या जो है अंतः क्या है, या एकीकृत प्रक्रिया है, ठीक है, या अंतः संबंधित है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, अंतः संबंधित प्रक्रिया है। तो ध्यान रखिएगा, जो
एक भाषाई कौशल होता है LSRW जो होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग जो होता है वह एक जो होता है अंतः संबंधित प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अंतः संबंधित प्रक्रिया, एकीकृत प्रक्रिया है। क्रमबद्ध प्रक्रिया कहना इसको ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि भाषाई कौशल में आपको सारे जो चीज होते हैं वह एक अंतः संबंधित होकर ही एक भाषाई कौशल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा कि भाषाई कौशल जो होते हैं से क्या होते हैं, एक क्रमबद्ध प्रक्रिया नहीं है। जैसे बच्चे का जो विकास होता है क्रम से होता है ना, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या प्रसव पूर्व पहले बोलते हैं आप लोग, लेकिन इसका जो विकास होता है वह अंतः संबंध यानी सबका एक क्या है, मिला जुला रूप होता है। ऑप्शन में अगर रहेगा क्रमबद्ध प्रक्रिया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पिछले वाले वीडियो में मैंने कह दिया था क्रमबद्ध प्रक्रिया है, लेकिन भाषाई कौशल क्रमबद्ध प्रक्रिया नहीं होती है, वह अंतः संबंधित प्रक्रिया होती है, एक एकीकृत प्रक्रिया होती है जो सब मिल के एक भाषा का कौशल बनाता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो बच्चे जो है पहले सुना नहीं होगा वो बोला नहीं होगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, वह एक अंतः संबंधित है, सबका अपना अपना क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो अब भाषाई कौशल में जो पहला हम बात करेंगे शुभोपली के तहत वह सुनना होगा। सुनना के बाद हम लोग किस पर बात करेंगे, बोलना, उसके बाद पढ़ना और उसके बाद कौन हो जाएगा आपका, लिखना हो जाएगा। सुनना यानी आप समझ सकते हैं ये जो हमारा कौशल है वह किससे रिलेटेड है, श्रवण कौशल से रिलेटेड है। श्रवण कौशल का मतलब होता है सुनना, जिसको हम इंग्लिश में ऑरल कहते हैं। ठीक है, ऑरल स्किल्स कहा जाता है। एक होता है ओरल और एक होता है ऑरल। ऑरल का मतलब होता है सुनना और ओरल का मतलब होता है मौखिक। ठीक है, तो यह जो है आपका श्रवण वो कैसी प्रक्रिया है, श्रवण कौशल यानी एक जो है आपकी सुनने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद बोलना, जिसका मतलब ही होता है मौखिक अभिव्यक्ति। बोलना का मतलब क्या, जो कुछ भी आप सुनते हैं, जो कुछ भी आसपास आप समझते हैं, सुनते हैं, वो सारा चीज को आप क्या करते हैं, एक मौखिक अभिव्यक्ति करते हैं, यानी मौखिक बोल सकते हैं अभिव्यक्ति कौशल। यानी इसमें आप लोग जो है जो कुछ भी सुने हैं उस सबको क्या करते हैं, एक व्यक्त करने का काम करते हैं। उसके बाद तीसरा आता है पढ़ना। पढ़ना को हम लोग एक नाम से जानते हैं, वाचन कौशल के नाम से। याद रखिएगा, पढ़ना को ही क्या कहा जाता है, कभी कभी आपको दे देगा वाचन कौशल ऑप्शन में रहेगा, तो वहां पे ध्यान रखिएगा पढ़ना होता है। उसके बाद लास्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिखित अभिव्यक्ति कौशल। लिखित अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है, आपके अंदर की जो चीजें होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, लिख कर व्यक्त कर देते हैं। तो लिखना जो होता है वह कैसा कौशल होता है आपका, लिखित अभिव्यक्ति कौशल होते हैं। इस चीज को आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। इसमें से दो जो होते हैं आप जिसको बोलते हैं सुनना और पढ़ना। सुनना और पढ़ना जो है आपका, ये दोनों जो है आपका ग्रहणात्मक है, यानी इसमें क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, यानी इनपुट डिवाइस है। नहीं, ये इनपुट होता है। इन माने क्या होता है, आपके अंदर वो जाता है, ग्रहण करते हैं आप लोग किसी भी चीज को। लेकिन आपका यह जो दोनों है मौखिक और लिखित जो है वो आपका अभिव्यक्तात्मक कौशल है। अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है जिसको प्रोडक्टिव स्किल भी इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, प्रोडक्टिव स्किल्स कहा जाता है। और इसी को हम लोग आउटपुट भी कह सकते हैं, चूंकि यह बाहर निकालने का काम करता है। करेक्ट है। दूसरी बात, आपका ये जो होता है सुनना और पढ़ना जो होता है, जिसमें आपको किसी भी प्रकार के सक्रियता नहीं दिखाई देती है। नहीं, सुन रहे तो क्या है, निष्क्रिय आप लोग, तो यह जो है आपका निष्क्रिय कौशल भी कहलाता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए सुनना और पढ़ना कैसी कौशल निष्क्रिय है, इसमें आपके शरीर में मूवमेंट नहीं होती है, गतिशीलता नहीं होती है। लेकिन बोलना और लिखना जो है आपका ये सक्रिय है। जब आप बोलेंगे तो आपका जो क्या है शारीरिक जो पार्ट है वो हिस्सा लेगा और वो क्या करता है, उसमें एक मूवमेंट आती है। तो ध्यान रखिएगा निष्क्रिय और सक्रिय के बारे में। ठीक है, एक बात और, तो ये ग्रहणात्मक और कौन है, तो हम कह सकते हैं कि जो चार कौशल होते हैं, कौन चीज के, जो चार कौशल होते हैं भाषा के, इन चार कौशलों को कितने भाग में बांटा गया है, तो चार कौशलों को दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, दो भागों में विभाजित किया गया। अब कौन कौन है उसके बारे में देखते हैं। दो भागों में विभाजित किया जाता है, उसमें पहला आपने देखा
ग्रहणात्मक होता है और दूसरा जो होता है आपका वह होता है आपका अभिव्यक्तात्मक। अभिव्यक्तात्मक जिसको बोलते हैं, यानी इसमें ग्रहणात्मक में आप दो चीज करते हैं, एक होता है पढ़ना और दूसरा आपका होता है एक है सुनना और दूसरा है पढ़ना। सुनना एवं पढ़ना जो है इसका पार्ट्स आ जाएगा। अभिव्यक्तात्मक में आप कौन दे देंगे तो ये आपका बोलना और लिखना, बोलना प्लस लिखना, इसको ध्यान रखिएगा जरूर से। ये दो चीजें होती है, करेक्ट है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और बात करें आगे, तो आगे है यहाँ पे एक बात और समझिएगा, ये जो ग्रहणात्मक होता है इसको अमूर्त कहा जाता है, ठीक है, और इसको कहा जाता है मूर्त कौशल। अमूर्त का मतलब क्या होता है, जिसको हम देख नहीं सकते, नहीं, और मूर्त का मतलब होता है जिसको हम देख सकते हैं, करेक्ट है। दूसरी बात समझिएगा, यह जो है अभिव्यक्तात्मक, इसको लिपि विज्ञान कहा जाता है। लिपि विज्ञान कहा जाता है। लिपि का मतलब होता है इसमें लिखते हैं तो आप लिपि का प्रयोग करते हैं, लेकिन आपका यह जो होता है ग्रहणात्मक, इसको ध्वनि विज्ञान कहते हैं। चूंकि सुनने में और पढ़ने दोनों में क्या प्रयोग किया जाता है, आवाज की वरीयता होती है, ध्वनि की वरीयता दी जाती है, करेक्ट है। तो इस चीज को आप लोग पहले ध्यान रखिएगा, पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे। चलिए देखिए, श्रवण कौशल। श्रवण कौशल यानी आपको पता है, सुनना, किसी भी चीज को ध्यान पूर्वक और सार्थक अर्थ के साथ सुनना आपका क्या कहलाता है, श्रवण कौशल, जिसको आप ऑरल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑरल इंग्लिश में कहते हैं। देखिए, सुनना आपके चारों कौशल में सबसे बेहतरीन माना जाता है। जब तक आप किसी भी चीज को ध्यान पूर्वक सुनेंगे नहीं, तब तक आप उसका लॉजिक या चीजों को समझ नहीं पाएंगे। तो श्रवण कौशल का संबंध अर्थात किससे होता है, सुनने का काम आप किससे करते हैं, कान से करते हैं। और श्रवण का अर्थ क्या होता है, सुनना। सुनना तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या सब कुछ सुनना क्या श्रवण कौशल में आएगा, नहीं। वही सुनना आएगा जो आप ध्यान पूर्वक सुनते हैं और आप एक सार्थक अर्थ के साथ सुनते हैं, वही आपका श्रवण कौशल होगा। कौशल, बच्चा जन्म के बाद ही क्या करने लगता है, सुनने लगता है। देखते होंगे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो कुछ महीने के बाद, 2 से 3 महीने के बाद उसके सामने क्यों झुनझुना दिया जाता है, बजा के देखा जाता है कि बच्चा झुनझुनाने पर उधर देखता है कि नहीं देखता है। अगर बच्चा नहीं देख पाता, इसका मतलब है कि उसके कान में क्या है, गड़बड़ी। और शुरुआती 6 महीना में अगर आपने नहीं पता किया तो हो सकता है कि आपका बच्चा सब दिन के लिए क्या हो जाए, बहरा हो जाए। नहीं, क्या हो जाए, बहरा, कभी सुन ही नहीं पाए। इसलिए देखिए, सभी माँ को एक झुनझुना बजा के देखता है, चेक करता है, चुटकी बजा के देखता है कि बच्चा उधर घूमता है कि नहीं। तो यह ध्वनियां उसके ज्ञान का आधार बनती है। श्रवण कौशल को ग्रहणात्मक यानी ग्रहित कौशल कहा जाता है, चूंकि ग्रहण किया जाता है। श्रवण कौशल अन्य भाषीय कौशलों को आधार प्रदान करता है और यह व्यक्तित्व के विकास में भी सहायक है। श्रवण कौशल विकसित करने की शिक्षण विधियां, अगर आप टीचर हैं, आप चाहते हैं कि बच्चे में कंसंट्रेशन है, बच्चा आराम से सुन सके, नहीं, बच्चा ध्यान दे सके, तो उसके लिए हमें कुछ विधियां अपनाना है, जिसमें पहला विधि जो है वह है कहानी सुनना। कौन सा विधि है, कहानी सुनना। कहानी सुनना, जब एक शिक्षक या कोई भी कहानी सुनाता है तो बच्चे क्या करता है, उसके कान का एक्सरसाइज होता है, बच्चा ध्यान से उसको क्या करता है, सुनता है, उसके साथ रुचि आती है और बच्चे को सुनने की जो कला होती है, कौशल होती है, वो क्या हो जाता है, उसे विकसित हो जाता है। क्योंकि कहानी सुनने पर उसे जोर पड़ता है, नहीं, ध्यान देना पड़ता है। दूसरा है सुर्त लेख विधि। ऐसे तो सुर्त लेख विधि मतलब सुनकर लिखना। इसमें 2 चीज होता है, एक तो सुनने की आपकी क्षमता बढ़ती है, श्रवण कौशल बढ़ता है, और दूसरा जो होता है आपके लिखने की भी कला क्या हो जाती है, शुद्धता भी बढ़ती है। भाषण विधि, भाषण विधि में क्या होता है, आप दूसरे के भाषण को ध्यान पूर्वक क्या करते हैं, सुनते हैं या आप उसको बोलते हैं। प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि में भी क्या होता है, जब आपसे प्रश्न किया जाता है
तो उसका जवाब भी होता है, जिससे आप लोग क्या करते हैं, सुनने का काम करते हैं, जिससे आपका श्रवण कौशल क्या हो जाता है, विकसित होता है। और कविता सुनाना, आप कविता को सुनते हैं या कविता को सुनाते हैं एक लय से, एक तरीके से, तो उससे भी क्या होता है, आपके श्रवण कौशल जो होते हैं वह विकसित होता है। कविता सुनना होगा, नहीं सुनाना नहीं, कविता क्या होगा, सुनना, चूंकि आपको श्रवण कौशल की बात कर रहे हैं। तो कविता सुनने से भी, या दूसरा सुना रहा है तो उससे भी आपका क्या होगा, श्रवण कौशल विकसित होगा। तो आप चाहते हैं कि आपका श्रवण कौशल विकास करे, तो आपको कहानी सुनना चाहिए, श्रुत लेख विधि करना चाहिए, भाषण विधि अपनाना चाहिए, प्रश्नोत्तर विधि अपनाना चाहिए, और कविता सुनना भी आपको जरूरी है। यानी जहां तक हो सके आप अपने कान को ज्यादा से ज्यादा सुनने पर क्या करें, जोर दें। नहीं, कहा भी जाता है कि किसी भी व्यक्ति की आवाज को 2 बार सुनना चाहिए और 1 बार बोलना चाहिए, और तब तक नहीं बोले जब तक आप पूरी बातों को सुन न लें या समझ न लें। ये ना कि कुछ जाने ना खुरे, देखे कि अरे बा ये तो ओकरा ऐसे ऐसे ना माथा पर डाल रहा था, हम तनका डाल कर देख ले, पता चला या कुछ हो गए, मारिए दिल को ना। तो ये सब चीज को पहले ध्यान से सुनना चाहिए, समझे। बोलना, देखिए मौखिक अभिव्यक्ति, बोलना जो है आपका, जिसको हम लोग ओरल भी कहते हैं, ये आपका मौखिक अभिव्यक्ति है। बोलना या मौखिक अभिव्यक्ति भाषा का वह रूप है जिसका सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रयोग किसका करते हैं आप लोग, बोलने का करते हैं। नहीं, कोई भी चीज करते हैं तो क्या उसमें आप बोलते ही हैं। बोलना अभिव्यक्ति में अभ्यास का अवसर बराबर मिलता है, नहीं हर बार आप बोलते रहते हो, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या मिलता है, अवसर मिलता है। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को उत्पादक कौशल भी कहा जाता है। और यहाँ पे देखिएगा, इस सबको मौखिक बना लीजिएगा, तो ये जो है आपका बोलना कौशल विकसित करने का जो है कुछ शिक्षण विधि है। शिक्षण माने पढ़ाने का तरीका। सबसे पहले आप मौखिक को, आप चाहते हैं कि बोलना कौशल को विकसित करें, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, वार्तालाप करना चाहिए। वार्तालाप मतलब एक दूसरे से हम लोगों को अपने बात, लेकिन कौन सा करना चाहिए, सार्थक बातें करनी चाहिए, इधर उधर का बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए। आपका जो उद्देश्य है उसी से रिलेटेड होनी चाहिए बातें। दूसरा, चित्र वर्णन, आपके सामने कोई चित्र दे दिया जाता है, मान लीजिए मदर टेरेसा का चित्र दे दिया गया या उड़ते हुए पक्षी का दे दिया, तो आप उसका क्या करें, वर्णन करें, बोलकर बात करें। वाद विवाद, आप एक दूसरे से क्या करें, तर्क करें, एक दूसरे को बोलने का अवसर दें। और नाटक पर, ये ऐसा प्रयोग है जिसको रोल प्लेइंग भी आप लोग बोलते हैं। ये सबसे बेहतरीन चीज होता है जिसमें आपको सारे कौशलों का लगभग अभ्यास हो जाता है। क्योंकि जब आप नाटक करते हैं तो नाटक में क्या होता है, आप जो है से लिखे हुए चीज को पढ़ते भी है, लिखते भी है उसको, नहीं, और उसके बाद बोलते भी है और उसको सुनते भी है। तो नाटक जो प्रयोग होता है उसके माध्यम से आपके लगभग कौशलों का विकास हो जाता है, और प्लस इसमें आपके हाव भाव लय सुर सब कुछ बन जाता है। इसलिए हम लोगों को अगर चाहते हैं कि हम लोग बोलना कौशल को विकसित करें, तो आपको वार्तालाप, चित्र वर्णन, वाद विवाद या नाटक प्रयोग के द्वारा हमें इसको क्या करना चाहिए, बढ़ा। तीसरा है पठन कौशल या वाचन कौशल। ठीक है, देखिएगा पठन कौशल यानी रीडिंग स्किल्स जो होता है, जिसमें आपको लिखित भाषा को क्या करना पड़ता है, कोई भी लिखित चीज होता है उसी को आपको पढ़ना। अब पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप क्या करते हैं, मनन करते हैं, या आपको उसको तीव्र करके बोलते हैं, ये ना करते हैं, तीव्र पढ़ते हैं। पठन कौशल को ग्रहणात्मक कौशल भी कहते हैं, चूंकि यह ग्रहण करने वाली चीज है। शब्द भंडार में वृद्धि करने में सहायक होते हैं। जब आप पढ़ते हैं तो उस शब्द को भी आप क्या करते हैं, समझने का, अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। पठन कौशल द्वारा विद्यार्थी पढ़ने के साथ चित्रों को भी देखता है, सामने में पिक्चर भी बना रहता है, जिससे उसके ज्ञान का क्या हो जाता है, सामान्यीकरण हो जाता है। पठन कौशल के शिक्षण विधि। अब पठन कौशल, आप चाहते हैं कि आपके पढ़ने की अच्छी समझ के साथ पढ़ सके, सार्थक मीनिंग के साथ पढ़ सके, आप उसके अर्थ को समझ सके, तो आप उसके लिए देखो और कहो विधि सबसे अच्छा है। आप किसी भी चीज को देखिए और उसको क्या करिए, उसके बारे में पूरा विवरण दीजिए। वाक्य विधि भी अच्छा चीज है। आपके सामने कई वाक्य दिए रहते हैं, उसको आपको क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। कहानी विधि, आपके सामने कई कहानियों को पेश किया जाता है, आपको उसको क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। या कहानी कहा जाता है और उसके समरी को आपको खुद से अपने अर्थों के साथ लिखना पड़ता है।
वर्ण बोध विधि, इससे क्या होती है, आपकी जो वर्ण होती है, आपके जो अक्षर होते हैं, उसका भी क्या मिलता है, जानकारी मिलता है। क्यों? क्योंकि जब आप लिखते हैं, आप जब पढ़ते हैं तो वर्ण का ज्ञान के बिना तो आप नहीं पढ़ सकते, तो उसमें आपको जो है वर्ण बोध विधि भी इसको कह सकते हैं, वर्ण का भी ज्ञान हो जाए। आइए देखिएगा, लेखन कौशल, चौथा है आपका लेखन कौशल। लेखन कौशल यार लग रहा है कि लिखने जैसी बात करेगा, तो लेखन कौशल जो है इसको हम लोग उत्पादक कौशल भी कहते हैं। उत्पादक का मतलब क्या होता है, प्रोडक्टिव, जिसको स्किल्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, लेखन कौशल द्वारा व्यक्ति भावों को अभिव्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? उसके भाव, इमोशंस को क्या करता है, व्यक्त करता है। छात्र सोचने एवं निरीक्षण करने के उपरांत, जब कोई भी छात्र सोचता है, उसको निरीक्षण करता है, जांचता है, तो उसके बाद उपरांत भावों को क्या करता है, क्रमबद्ध रूप में लिखकर व्यक्त करता है। जैसे आज आप क्लास कर रहे हैं, तो लास्ट में आप क्या कीजिए, एक क्रमबद्ध रूप में उसको पेश करने का प्रयास कीजिए। लेखन कौशल की शिक्षण विधि, आप चाहते हैं कि आपका लेखन शिक्षण जो है, वह लेखन कौशल जो है से उसकी कौन कौन से शिक्षण विधियां, किसका हम प्रयोग करें ताकि वह जो है से आपके क्या हो सके, सुधर सके। तो उसके लिए हम लोग को सुलेख, सुलेख का मतलब क्या होता है, अच्छी लिखावट जिसको आप कहते हैं। लेखन कौशल के शिक्षण विधि में सुलेख, स्पष्ट लिखना, कोई भी चीज को क्या करना, स्पष्ट तौर पे सुंदर लिखावट में लिखना ताकि आपके लेखन बढ़े। दूसरा, लेखन का अभ्यास करना, आप ज्यादा से ज्यादा लिखने का क्या करें, अभ्यास करें। कोई कहानी है, कोई घटना है, कोई आपका कह सकते हैं कि जीवन में जो कुछ भी चल रहा है उसको आप एक डायरी मेंटेन कीजिए, उससे भी आपका क्या होगा, लेखन कला जो है विकास करेगा। सूर्त लेख, जैसे कोई बोल रहा है, आप उसको सुन कर आप क्या करें, लिख रहे हैं, उससे भी आपका लेखन कला का विकास होगा। स्वतंत्र अनुकरण विधि, आपका शिक्षक या कोई भी जो है वह अगर आपको बता रहा है तो उसको आप क्या करें, उसका अनुकरण करें और उसी को फिर क्या करें, लिखने का प्रयास करें। तो ये सारा चीज जो है से आपके लेखन कौशल का कौन चीज है, शिक्षण विधियां, जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको विकास कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि आखिर लेखन होते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली लेखन को हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला हेडिंग होगा लेखन के प्रकार, ठीक है। लेखन के प्रकार, लेखन कितने प्रकार से की जाती है। तो पहला जो है उसको बोलते हैं सुलेख। लेखन में पहला होता है जिसको बोलते हैं सुलेख। दूसरा होता है जिसको आप बोलते हैं अनुलेख, और तीसरा जो होता है जिसको हम लोग सुर्त लेख कहते हैं। तो लेखन 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार से हम किसी भी लेखन को लिख सकते हैं, बांट सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग शुरू करते हैं जिसका है सुलेख। सुलेख का मतलब है किसी भी चीज को अच्छा से लिखना, नहीं सुलेख है। जैसे सुलेख में आप देखते होंगे लिखा रहता है और इसके साथ पिक्चर दिखाया जाता है, किस चीज का, अनार का, नहीं, तो ये सुलेख है। अनुलेख में क्या किया जाता है, जो अनुलेख होते हैं उसमें आपकी नहीं, सुलेख में आपका अक्षर रहेगा, उससे रिलेटेड आपका पिक रहेगा, पिक्चर आता है, तस्वीर आता है। अ से जैसे अनार का पिक्चर रहेगा, लिखा रहेगा अ, तो बच्चा पढ़ेगा अ से अनार, आ से आम, पिक्चर देखेगा, उसको आ नहीं आता, उसको क्या आता है, वो अनार आता है। लेकिन उसी अनार को देखते देखते वो जान जाता है कि वो अनार अ है, अ से अनार, वो जान जाता है, ठीक है। अनुलेख में क्या होता है, जब आप बच्चे थे तो कर्सिव राइटिंग की तरह एक बुक आता था, उसमें ऐसे लिखा रहता था और उस पर क्या करता था बच्चा, ऐसे ऐसे करके चलाता था, नहीं, तो इसको कहते हैं अनुलेख। इसको क्या कहते हैं, अनुलेख कहा जाता है। सुर्त लेख में क्या होता है, जिसको इंग्लिश में आप डिक्टेशन कहते हैं, डिक्टेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपको कोई भी चीज को आपको बोला जाता है और आपको उसको क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो इसमें सुर्त लेख में क्या होता है, इससे आपका वर्ण हो, चाहे आपका सार्थक मीनिंग हो, चाहे आपका जो है सेंटेंस हो, वाक्य हो, उसकी क्या होती है, सार्थकता बनती है और आपको सुनने का भी इसमें क्या हो जाता है, अभ्यास हो जाता है। चलिए देखते हैं भाषाई विकार। अभी तक आपने भाषाई कौशल पढ़ा और अब हम लोग शुरू क्या करते हैं, भाषाई विकार।
देखिए जब भाषा को आप सीखते हैं तो कहीं न कहीं उसमें किसी प्रकार से, जैसे 2 चैप्टर इसमें पढ़ना था, एक था भाषाई विकास और एक था भाषाई विकास। तो भाषाई विकास हम लोगों ने पढ़ लिया, अब क्या पढ़ना है हम लोग को? भाषाई विकास। क्योंकि जब भाषा आप सीखते हैं तो उसमें कहीं न कहीं विकार तो आती है। विकार का मतलब क्या होता है? उसमें डिसएबिलिटीज आती है, अक्षमताएं आती हैं, वो बहुत सारा कारण है उसका, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लर्निंग डिसएबिलिटीज। इसके आने के बहुत सारे कारण होते हैं आपके भाषा में विकार आने के। कुछ जन्मजात होते हैं और कुछ बाह्य होते हैं। नहीं, तो अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अफेजिया, जिसको अफेसिया भी कुछ लोग लिखते हैं। इंग्लिश में हम उसको अफेसिया लिखेंगे लेकिन पढ़ेंगे अफेजिया नहीं। तो पहला विकार है जिसका नाम है अफेजिया या अफेसिया, जो पढ़ना है पढ़िए, ठीक है। इसमें क्या होता है, यह जो है अफेसिया या अफेजिया, ठीक है, एक सुनने संबंधी जो है आपका सुनने संबंधी एक भाषा अधिगम विकार है, समझ गए। इसमें क्या होता है, तो बच्चे को इसमें दिक्कत होता है, बच्चे को सुनने संबंधी दिक्कत है। सुनना का मतलब, अब विकार का मतलब नहीं कि जन्म से उसको कान में आवाज ही नहीं घुसता है, वो नहीं है। ये विकार का मतलब है कि बच्चा जो होता है, जिस चीज को आप पढ़ा रहे होते, समझा रहे होते, उसको बच्चा जो है से क्या नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है, ठीक है। तो जिसको समझने में कठिनाई, याद रखिएगा यहाँ पे कि सुनने संबंधी एक भाषा अधिगम विकार का मतलब कान से बहरा नहीं है, कौन चीज है, उसको समझने में क्या हो रहा है। देखिए जैसे हम आपको समझा रहे हैं, आपको हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चा समझ ही नहीं रहे, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको अफेजिया यानी भाषा संबंधी, ठीक है। किसके संबंध, देखिए यहाँ लिख भी दिया है, सुनने संबंधी एक भाषा अधिगम विकार है। भाषा अधिगम विकार है। भाषा अधिगम मतलब भाषा को समझ नहीं पाता है वो, ठीक है। तो उसे हम लोग कहते हैं अफेजिया कहते हैं, करेक्ट है। और इसको दूर करने के लिए बहुत सारी विधियां हैं, उस विधि का आप क्या करें, प्रयोग करें। बच्चे की कहाँ कठिनाई है, क्यों नहीं समझ पाता है, आखिर उसकी क्या कमजोरी है, सब जानने का प्रचार क्या करें, आप लोग प्रयास करें। यानी सबसे पहले आप बच्चे का इस तरीके का समस्या है तो आप सबसे पहले उसका क्या खोजें, निदान खोजिएगा, और उसके बाद क्या करिएगा, उपचार करिए। पहले कमी खोजिएगा ना, तो पहले निदान होगा कि पहले उपचार कर लीजिएगा, पहले निदान कीजिए, कमी खोजिएगा, उसके बाद उसका उपचार कर लीजिए। तो ये है पहला विकार। दूसरा जो विकार होता है जिसको हम बोलते हैं, ये सारा जो है से भाषाई विकार है, डिसलेक्सिया। अफेजिया भाषा संबंधी विकार है, भाषा अधिगम विकार है, भाषा सीखने में उसको दिक्कत होता है, समझने में दिक्कत होता है, ठीक है। लेकिन डिसलेक्सिया जो होता है, डिसलेक्सिया यह होता है आपका तो एक भाषा कह सकते अधिगम अक्षमता है। इसमें क्या होता है बच्चे लोग, भाषा संबंधी अधिगम अक्षमता है। ये कौन सी अक्षमता है, तो इसमें क्या होता है, या मुख्य रूप से जो होता है वह वाणी या लिखित भाषा के पढ़ने में कठिनाई के रूप में होता है, कठिनाई के रूप में होता है। मतलब समझ रहे हैं, जब आपको वाणी या लिखित भाषा के पढ़ने में कठिनाई हो, किसमें, पढ़ने में, यानी पठन संबंधी जब विकार हो, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया। पढ़ने में दिक्कत हो, बच्चा SAW को क्या पढ़ लेता है, WAS नहीं, या WAS को क्या पढ़ लेगा, SAW। बच्चा 6 को क्या पढ़ लेता है, 9 पढ़ लेता है। तो पढ़ने में जब विकार हो, इसका मतलब है कि लिखने में भी विकार होगा उसको नहीं। जब बच्चा पढ़ेगा गलत तो लिखेगा कैसा है,
जब लिखेगा गलत तो पढ़ेगा भी गलत, जब पढ़ेगा गलत तो लिखेगा भी गलत। यानी डिसलेक्सिया भाषा संबंधी विकार है, लेकिन कैसी विकार है? तो जिसमें बच्चे जो होते हैं मुख्य रूप से उसको किस में दिक्कत होती है? पढ़ने में समस्या आती है। अफेजिया में आपको समझने में दिक्कत आती है। तीसरा है जिसका नाम है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया अभी तक ज्यादा जो पूछा गया है डिसग्राफिया या डिसलेक्सिया, और अलग बढ़ते तो डिसकैलकुलिया। तो ये है आपका डिसग्राफिया। डिसग्राफिया क्या होता है? इसमें क्या होता है, बालकों को मुख्यतः अक्षरों को पहचानने और विशेष रूप से उसको लिखने में अक्षमता उत्पन्न होती है, अक्षमता उत्पन्न करते हैं। सिंपल सा बात है। डिस माने होता है अक्षमता और ग्राफ माने है लिखना, नहीं तो वैसे बालक जिसको लिखने संबंधी क्या होती है, कठिनाई होती है, उसी को हम लोग कहते हैं डिसग्राफिया। इसको हम लोग इंग्लिश में राइटिंग डिसऑर्डर कहते हैं, राइटिंग डिसऑर्डर। लेकिन लिखने में अगर आपको दिक्कत होती है, किसके कारण? आपके हाथों में अगर दिक्कत है, शारीरिक समस्या है, और उसमें अगर लिखने में अक्षमता है, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखिएगा, उससे हम लोग डिस्प्रेक्सिया के नाम से जानते हैं। यानी इसमें भी आपको लिखने में ही समस्या आती है, लेकिन कब आती है? जब आपका शारीरिक विकार हो। मान लीजिए कि हमारा यह अंगूठा जो है यह टेढ़ा है या किसी तरीके की समस्या है, तो अब लिखने में जो हमारी समस्या आएगी वो सब क्या आ जाएगा? डिस्प्रेक्सिया हो जाएगा। तो आज बस इतना ही। जय हिंद।